इतने में आकाश और सुमित स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। अशोक दोनों बच्चों को धमकाते हुए कहता है। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहां फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया है तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते रहते हो। कभी भी पैसे वैसे नहीं देते, हम स्कूल यूं ही चले जाते हैं। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते हैं और हम बिल्कुल खाली जाते हैं। अब वो कहती है अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगी तो कान काट दूंगी। अभी से झूठ बोलने लगे हो। झूठ की भी हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ कि कोई बुराई न दे। सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है। मैं तो खुद नहीं खाती, लेकिन तुम दोनों को दे देती हूँ। इतना सुनना था कि अशोक ने सुमित की दोनों कान पकड़कर उठा दिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रूपाली ने दौड़कर बच्चों को आकाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस रहने भी दो, बच्चे को क्या मार डालोगे? हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो आगे इस घर का खुदा ही मालिक है। शर्मिली से बच्चे के कान का दर्द देखा न गया। वो छुड़ाने को दौड़ी थी, लेकिन रूपाली पहले ही पहुंच गई थी। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब अब आंखें खुलेंगी। पराई औलाद का दर्द क्या जानूं? मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, वरना इस घर से कब की चली जाती। खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसे बार बार मांगते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं खुद इन दोनों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़ी ना हूं मैं। अरे दोनों जिद्दी और मुंहजोर हो गए हैं। आकाश को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेज देता हूँ। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, इसका सारा सामान पैक कर दो। अरे अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेजी से खुल गई? बच्चा हॉस्टल में अकेला कैसे रहेगा? अगर इसकी माँ होती तो ऐसा कभी ना होने देती। तुम्हारी ही ने इन्हें बिगाड़ के रखा है। ना मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाता, ना ये बिगड़ते। अरे मैं तो ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर रूपाली वहां से चली जाती है। शर्मीली बच्चे को रोता देखकर परेशान हो उठी। वो सुमित को अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी, लेकिन बालक और जोर जोर से रोने लगा। अशोक को लगा अब शर्मीली मुझसे खूब हंसी मजाक किया करेगी, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं हुई। पहले तो शर्मीली कभी कभी उनसे हंस बोला भी करती थी, लेकिन अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते। कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी उनके साथ कोई खेल खेल रही है और कभी कभी कोई कहानी सुना रही है। एक दिन अशोक का एक दोस्त अशोक से मिलने आया और अशोक से कहने लगा, आजकल तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे जिंदगी बवाल हो रही है। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। अरे कोई लड़की वड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती हैं, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ भाई, मैं तो शादी करके यार बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ। अरे बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी के मजे उठा लूं, लेकिन अब अरे ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक भाई, तुम भी क्या बात करते हो यार? लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। मैं ये सब कुछ करके हार चुका हूँ भाई। अच्छा तुम मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। अरे आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते। अरे क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्रियां या सर का बाल पका रह जाए। न जाने भाई क्या जादू कर देते। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आदमी का हुलिया ही बदल देती। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेते हैं भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेती होंगी। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा। अरे बेवकूफ को लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता हो।
क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेती है भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेती होंगी। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा, अरे बेवकूफ कोई लूट रहा होगा, कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 1000 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 1000 रुपए की कीमत 1000 रुपए है। आंखों में सूरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ हो। अरे तोंद का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ, एक तो शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना, शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई, अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगी तो जो जुर्माना कहो वो दो। अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई ना कोई काम करते। जब भी शर्मीली से बात करते तो 1-2 शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मीली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार, ऑफिस में बहुत काम होता है, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, भाई जी कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मीली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे, मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवाने के लिए भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और कुछ चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो, दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मीली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मीली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवारा हूँ की तरह इधर उधर फिरता रहता है। स्कूल में रहेगा तो आवारा गर्दी से बचू। आकाश एक नानार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है। उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये क्रिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झिलाई हुई शर्मीली के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटकर, तानों से छेदने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मीली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों में देखरेख करती रहीं। पर रूपा उस पर तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारी चरणों। बाबा, आप रुक जाइए,
मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी माँ को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है।
हमारी सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहां से काला गुजरा। काला हैरानी और चिढ़ के साथ, अरे मोहन, ये क्या तमाशा है? कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे? या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर है। तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है। ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहाँ से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर बुदबुदाते हुए, अच्छा तो ये बात है। बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा। कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है। पर मुझे उस काला से डर लगता है। उसकी नजरें हमारे खेत पर जमी हैं। पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था। मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये। लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख,
मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी, लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आंखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं। बिमला, शक मत कर, ये बीज नहीं, ये हमारे सब्र के आंसू